जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को हिंदी और मैथ की लगातार क्लासें मिल रही हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। नहीं तो कहा गया है ना कि मैथ पढ़ोगे तो रीजनिंग भूल जाता है, जीएस या जीके पढ़ोगे तो हिंदी रूठ जाता है। अगर मेहनत करने पर नहीं मिली सफलता तो लोगों की ताने सुन सुनकर दिल टूट जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल जहाँ से थे हम, तो आज हम लोगों को पढ़ना है लिपि। इसके पहले हम लोगों ने भाषा पढ़ा, उपभाषा पढ़ा, बोली पढ़ा, राजभाषा पढ़ा, राष्ट्रभाषा पढ़ा। हिंदी में भाषा, हिंदी और जो है संविधान में हिंदी भाषा का स्थान कहाँ है उसको हम लोगों ने देखा, अच्छे से देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लिपि। तो लिपि के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के तरीका या ढंग को लिपि कहते हैं। बहुत ही सिंपल बताइएगा आप लोग कि लिखने के तरीका या ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। कोई पूछे तो बता देना कि लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। और लिपि जो होती है किसी भाषा को लिखने का तरीका होता है। जैसे हम लोग हिंदी को लिख रहे हैं तो ये लिपि है। तो हम लोग जानते हैं कि, और इसमें जानते हैं कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। एक बार पूछा गया था कि कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। हाँ, कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। तो आप दूसरा लिखिएगा कि कई भाषाओं की लिपि एक हो सकती है, जैसे मैं कहूँ कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी की लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। तो कई भाषाओं की लिपि एक हो सकती है। हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, नेपाली भाषा है, मराठी भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। तो आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। हम लोगों ने लिपि की परिभाषा देखा। अब क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन लिपि कौन होती है? सबसे प्राचीन लिपि। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्राचीन लिपि बताइए। तो सबसे प्राचीन लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग बनाना ब्राह्मी लिपि। और यह जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। पूछा जाए कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। दाएं की ओर लिखी जाती है। कोई पूछेगा सबसे प्राचीन लिपि बताना ब्राह्मी लिपि, या बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हम देवनागरी लिपि का जन्म या उद्भव इसी से हुआ। बता दीजिएगा कि देवनागरी लिपि का जन्म या उद्भव इसी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। इसी लिपि से हुआ है। और देवनागरी लिपि भी जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से
दाएं की ओर लिखी जाती है। सिंपल बताइए, लिखी जाती है। पूछा जाएगा सबसे प्राचीन लिपि, तो ब्राह्मी लिपि बताएंगे। ये कैसे लिखी, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। उसके बाद देवनागरी लिपि का जन्म और उद्भव इसी लिपि से हुआ है। ये भी जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। एक प्रश्न अभी एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत तथा हिंदी की लिपि कौन सी होती है। तो संस्कृत तथा हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। संस्कृत तथा हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। कोई पूछे कि संस्कृत तथा हिंदी की लिपि बताइए, देवनागरी लिपि बताएंगे। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि बताएंगे। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाएं दाएं बनो। अब हम लोग देखते हैं दूसरी लिपि हमारी है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो होता है खर धन ओष्ठ। खर का मतलब होता है गधा और ओष्ठ का मतलब होता है ओठ। तो खरोष्टी लिपि जो होती है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो खर का अर्थ होता है गधा और ओष्ठ का होता है ओठ। तो खरोष्टी लिपि को गधे की ओष्ठ वाली लिपि कहते हैं। खरोष्टी लिपि को क्या कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। खरोष्टी लिपि को गधे की ओठ वाली लिपि कहते हैं। ये लगभग इस तरह से लिखा जाता है। ये लिपि लगभग गधे की ओठ की तरह हमेशा जो है नीचे की ओर लटका रहता है, इसलिए इसको खरोष्टी लिपि कहते हैं। खरोष्टी लिपि में ध्यान रखिएगा कि इसको हम दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। दाएं से बाएं की तरफ की ओर लिखते हैं। लिखते हैं। अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख इसी लिपि में लिखा गया है। इसी लिपि में लिखा गया है। कोई पूछे खरोष्टी लिपि क्या होती है, उसका शाब्दिक अर्थ बता देना है। खर धन ओष्ठ। खर का अर्थ होता है गधा, ओष्ठ का अर्थ होता है ओठ। इसको गधे की ओठ वाली लिपि कहते हैं, या दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, मतलब इस तरह से लिखी जाती है। अशोक का शिलालेख इसी लिपि में लिखा गया है। तो इसको एक बार आप लोग नोट करिएगा। हम लोग तीसरी लिपि की बात करते हैं। तीसरी लिपि हमारी है अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि अरमाइकी लिपि भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। लिखी जाती है। इसमें और एक पॉइंट नोट करिएगा कि अरबी, फारसी भाषा की लिपि अरबी और फारसी भाषा की लिपि
अरमाइकी लिपि। अरबी और फारसी भाषा की लिपि क्या है? अरमाइकी लिपि है। अरमाइकी लिपि है। एक बार पूछा गया था कि उर्दू भाषा का प्राचीन लिपि कौन सी है? उर्दू भाषा का प्राचीन लिपि। उर्दू भाषा का प्राचीन लिपि। तो उर्दू भाषा का प्राचीन लिपि अरमाइकी लिपि माना जाता है। कौन सा माना जाता है? अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि। अगर पूछा जाए उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि, आधुनिक लिपि, तो इसको क्या बताएंगे आप लोग? अरबी भाषा। क्या बताएंगे? अरबी भाषा। अरबी भाषा। ध्यान रखिएगा, अगर प्राचीन लिपि पूछेगा तो अरमाइकी लिपि बताएंगे, प्राचीन लिपि पूछेगा तो अरमाइकी लिपि बताएंगे, अगर आधुनिक लिपि पूछेगा तो अरबी भाषा बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दाएं से बाएं की तरफ और लिखी जाती है। अरबी फारसी भाषा की लिपि अरमाइकी लिपि है। उर्दू भाषा का प्राचीन लिपि पूछा जाएगा तो अरमाइकी लिपि, और उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि पूछा जाएगा तो अरबी भाषा। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हम लोगों ने अरमाइकी लिपि देखा, अब अगली लिपि देखते हैं हम लोगों की अगली लिपि है रोमन लिपि। रोमन लिपि। इसमें लिखेंगे हम लोग यूरोप देश में प्रचलित, यूरोप देश में प्रचलित लिपि रोमन लिपि कहलाती है। रोमन लिपि कहलाती है। रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है पूछा गया है। इसमें आती है आपकी जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश आदि। अगर पूछा जाएगा कि रोमन लिपि कहते हैं, यूरोप देश में प्रचलित लिपि को क्या कहते हैं? रोमन लिपि कहते हैं। इसमें कौन कौन भाषा थी? जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश। आधुनिक समय में रोमन लिपि के 2 रूप प्रचलित हैं। पूछा गया है, बता देना आपकी आधुनिक समय में रोमन लिपि के 2 रूप प्रचलित में हैं। एक है आपका ग्रीक लिपि, एक आपका है ग्रीक लिपि, और दूसरा है आपका लैटिन लिपि। इसको आप लोग नोट करिए। आधुनिक समय में रोमन लिपि के 2 रूप प्रचलित है। दो रूप प्रचलित है। तो एक है ग्रीक लिपि, एक है लैटिन लिपि। आप लोग नोट करिए इसको। अब लोग अगली लिपि हम लोग देखते हैं गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। तो इसको कहा गया कि गुरुओं की मुख की भाषा। इसको क्या कहा गया कि गुरुओं के मुख से
निकली भाषा को जिस लिपि में लिखा गया उसे क्या कहते हैं? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा इसी लिपि में लिखी है, पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा पूछेगा, पंजाबी भाषा की लिपि बता दीजिएगा आप, गुरुमुखी लिपि। ये था लिपियों के बारे में सारी जानकारी। इतनी लिपि महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाषा परिवार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भाषा परिवार। लिपि समाप्त हो गई, इतनी लिपि हैं। तो भाषा परिवार, आप लोग हिंदी डालिए, भाषा परिवार। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी जो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। भाषा परिवार के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। अगर कोई पूछ ले हिंदी की भाषा परिवार क्या है, आप लोग क्या बताएंगे? भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारोपी परिवार भाषा, भारोपी भाषा परिवार, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा। भारत व यूरोप में बोली जाने वाली भाषा, भारत या यूरोप में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो कोई पूछेगा तो भारोपी भाषा क्या है, बता दें। भारत व यूरोप में बोली जाने वाली भाषा है। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आते हैं। पूरे भारत में लगभग 73% लोग भारोपी परिवार की भाषा बोलते हैं। ये फैक्ट आप लोग याद करिए, सीधा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार। तो आप लोग बता देना कि भारोपी भाषा परिवार क्या बताएंगे आप लोग? भारोपी भाषा परिवार।
उम्मीद है आप सब लोग इसको साथ साथ नोट कर रहे होंगे। आप लोग नोट करिए, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे बड़ा भाषा परिवार पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बता देना भारोपी भाषा परिवार। आप लोग नोट करिए। अगले भाषा की बात, परिवार की बात करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। एक पूछा जाता है द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। द्राविड़ भाषा परिवार। इसमें हम लोग लिखेंगे दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा। इसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं? आपका तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि। द्राविड़ भाषा परिवार पूछेगा, बोल देना कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि। लगभग भारत में द्राविड़ परिवार भाषा को बोलने वाले की संख्या जो है, भारत में लगभग 25% लोग बोलते हैं द्राविड़ परिवार की भाषा। इसको आप लोग नोट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं, हमारा भाषा परिवार समाप्त होता है और हम लोग देखते हैं भारतीय आर्य भाषा। हेडिंग डालिएगा, भारतीय आर्य भाषा। कहा जाता है कि भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से हुआ। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, इनकी भाषा संस्कृत थी और ये भारत के पंजाब प्रांत में बसे थे। कहा जाता है कि संस्कृत से जितनी भी भाषा का विकास हुआ है उसे भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा किसे कहेंगे कि संस्कृत से जिस भी भाषा का विकास हुआ है उसे भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। एक बार लिख लेंगे कि संस्कृत से जिस भाषा का विकास हुआ है उसे भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। आपने समझ लिया होगा कि भारत में भाषा का विकास आर्यों की आगमन से हुआ था। आर्य मध्य एशिया से आए थे, इनकी भाषा संस्कृत थी और ये भारत के पंजाब के प्रांत में बसे थे। और फिर कहा गया कि इनकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत से जिस भाषा का विकास हुआ उसे भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। आप लोग इसको एक बार नोट करिएगा। इसके बाद हम भारतीय आर्य भाषा को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हम लोगों ने पहले परिभाषा देखा कि भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय था जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय काल था 1100 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ईसा पूर्व जब मैं कहूँगा इसका मतलब है ईसा के जन्म से पहले, और ईस्वी का जब मैं बात करूँगा मतलब ईसा के मृत्यु के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो आओ देखते हैं हम लोग। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है वैदिक संस्कृत, इसको चार्ट आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। वैदिक संस्कृत में
थे हमारे वेद, उपनिषद, वेद और उपनिषद, इनकी रचना जो की गई थी, इनकी रचना मंत्रों में की गई। किस में की गई थी? इनकी रचना मंत्रों में, कहीं कहीं ऋचा दिया रहता है, ऋचा में की गई थी, की गई थी। उसके बाद दूसरा जो है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब के लौकिक संस्कृत में आते हैं महाभारत और रामायण। क्या क्या आते हैं? महाभारत और रामायण। और इनकी रचना श्लोक में की गई थी। इनकी रचना किस में की गई थी? इनकी रचना महाभारत और रामायण की रचना पूछा जाएगा तो इसकी रचना जो है श्लोक में की गई थी। इसकी रचना किस में की गई थी? श्लोक में। तो सबसे एक चीज़ इसमें और पूछा जाता है कि सबसे पुराना ग्रंथ, वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुरानी ग्रंथ पूछा जाएगा तो वेद को बताएंगे, और सबसे बड़ी ग्रंथ पूछा जाएगा तो महाभारत बताएंगे। सबसे बड़ी ग्रंथ क्या बताएंगे? महाभारत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ी ग्रंथ सबसे पुराना ग्रंथ पूछा जाएगा तो आप वेद को बताएंगे, और सबसे बड़ी ग्रंथ पूछा जाएगा तो महाभारत बताएंगे। महाभारत में 1000 श्लोक हैं, रामायण में 2400 श्लोक हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथ पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि महाभारत है। तो आप लोग इस बार नोट कर लीजिए। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसको किस रूप में विकास हुआ। पहले विकास हुआ इसका पाली में, फिर हुआ प्राकृतिक में, फिर हुआ अपभ्रंश में, फिर हुआ अवहट में। तो मध्यकालीन आर्य भाषा इसमें पड़ी थी। इसके जनक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, इसके जनक माने जाते हैं महावीर स्वामी, पाली भाषा के जनक कौन माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध। और प्राकृत भाषा के जन्म माने जाते हैं महावीर स्वामी। आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पे। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा के बारे में। आधुनिक आर्य भाषा जो है इसमें है मानक हिंदी। क्या है? मानक हिंदी। और बहुत बार पूछा गया है कि मानक हिंदी का समय काल बताइए, तो 11 ईस्वी। क्या बताएंगे आप लोग? 11 ईस्वी। ये था भारतीय आर्य भाषा का जो एक चार्ट के रूप में हमने आपको समझाया। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि मानक भाषा किसे कहते हैं। अब हम लोग मानक भाषा को जानते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं पूछा गया है। तो मानक भाषा
भाषा के आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। भाषा के आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। हिंदी में एक बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। किस बोली को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त? खड़ी बोली। तो बस आप लोग बता दीजिए, खड़ी बोली को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये हो गया। अब आप लोगों इसको नोट करिए, इसके बाद बताएं त्रिभाषा सूत्र। अब हम लोग जानते हैं कि नया कॉन्सेप्ट आया है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें तीन भाग इस प्रकार से है। एक होती है आपकी मातृभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मान लीजिए मेरी मातृभाषा अगर हिंदी है, मेरी जो सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज होगी, मान लीजिए संस्कृत, वो हो जाएगी राष्ट्रभाषा। और हमको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ना होता है, मान लीजिए अंग्रेजी। तो इस तरह से जैसे मातृभाषा मेरी हिंदी है, संस्कृत मेरी राष्ट्रभाषा हो जाएगी, हमको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ने की अंग्रेजी। मान लीजिए मेरी मातृभाषा तमिल है, तो मेरी मातृभाषा हो गई। अब हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी, हिंदी। और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा ले लेंगे, मान लीजिए फ्रेंच। ये त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा बनने का सफ़र। हिंदी भाषा बनी कहाँ से आई? तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, हिंदी भाषा बनने का सफ़र। सबसे पहले प्राचीन भाषा कौन थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। इसको दो भागों में बांटा गया। वैदिक संस्कृत में एक बांटा गया लौकिक संस्कृत में। किसमें? लौकिक संस्कृत में। ये भाषा कठिन थी, इसलिए इसका ज़्यादा विस्तार हो नहीं पाया। इसमें रचे गए हैं वेद, उपनिषद। इसमें आते हैं आपके महाभारत और रामायण। अब फिर इसका विकास होता है, तब आती है पाली भाषा, जो महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा। उसके बाद आती है प्राकृत भाषा, महावीर स्वामी ने किसमें उपदेश दिया था? प्राकृतिक भाषा में। फिर आता है आपका अपभ्रंश, फिर आपका आता है अवहट,
फिर आपका आता है हिंदी। ये हिंदी भाषा बनने का सफ़र। कोई पूछेगा सबसे पहले क्या थी, तो संस्कृत थी। संस्कृत दो भागों में विभाजित हुई, एक वैदिक संस्कृत में, एक लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में क्या क्या आते हैं, वेद उपनिषद, और लौकिक संस्कृत में क्या क्या रचित इसकी रचना की गई, महाभारत और रामायण की। फिर लौकिक संस्कृत का विकास होता है, फिर बढ़ती पाली भाषा में, फिर प्राकृतिक भाषा में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवहट में, फिर हिंदी में। बहुत से विद्वान अवहट तथा अपभ्रंश को एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं? एक ही, क्योंकि इन दोनों के काल में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए बहुत से विद्वान इसको एक ही मानते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब तक हमने देखा कि हिंदी भाषा बनने का सफ़र। हिंदी भाषा कैसे बनी? संस्कृत दो भागों में विभाजित होती है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और फिर लौकिक संस्कृत का विकास होता है पाली में, प्राकृतिक में, फिर अपभ्रंश में, अवहट में, हिंदी में। अब जानते हैं कि हिंदी भाषा किस भाषा की शब्द है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। पूछा जाता है बहुत बार। हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? आप लोग हेडिंग में आएंगे, हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? सिंधु। सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी है। सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी। सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी, जो ईरान में बहती थी। सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी, जो ईरान में बहती थी। ईरानियों की जो भाषा है उस कौन सी भाषा बोलते हैं? ये फारसी बोलते हैं। फारसी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? फारसी भाषा बोलते हैं। फारसी भाषा में जो है सिंधु नदी जो ईरान में बहती थी, ईरानियों की भाषा क्या थी? फारसी थी। यहाँ पर इसकी में ये लोग जो है सा को हा बोलते हैं, पा और फा को पा बोलते हैं, और ता और था को ता ही बोलते हैं। हम लोग जब पा और फा बोलते हैं तो एक ही बोलते हैं, पा। तो धीरे धीरे इन्होंने इस सिंधु नदी को क्या बोलना शुरू किया? हिंदू। क्या बोलना शुरू किया? हिंदू। और या इन्होंने कहा कि हिंदू नदी। फिर धीरे धीरे विकास हुआ। फिर यहाँ पे आए हिंदू लोग। फिर इससे विकास होता है हिंदवी। फिर हिंदवी से किसका विकास होता है? हिंदी का। तो देखिए ये लोग सा को हा बोलते तो हिंदू नदी बोलने लगे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू लोग बसे। फिर क्या बनी भाषा? हिंदवी। फिर हिंदवी से क्या बनती है? हिंदी। ये क्या है? भाषा है। अब क्वेश्चन उठता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन में था, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन था फारसी, दूसरा था फारसी, और तीसरा था ईरानी, और चौथा था सभी। तो इसमें जो ऑप्शन माना गया था वो सभी को माना गया था, क्योंकि देखो पा और फा को ये लोग
पा ही बोलते हैं, इसलिए ए भी सही है, ए भी सही है। और ईरानी भाषा है ये, इसलिए हिंदी भाषा किस शब्द का शब्द है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा बहुत बार पूछा जाता है फारसी, लेकिन अगर पारसी आए, ईरानी भाषा है तब भी सही है, वो तो विकल्प के अनुसार रहेगा। तो ये था आज हम लोगों ने देखा, लिपि देखा, भाषा परिवार देखा, मानक भाषा देखा, भारतीय आर्य भाषा देखा, उसका चार्ट देखा, उसके बाद त्रिभाषा सूत्र देखा, हिंदी भाषा बनने का सफ़र देखा, और हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है इसको देखा। तो जब लगभग माना जाता है फारसी, लेकिन अगर विकल्प में इस तरह तो सभी मारेंगे आप। तो कल भी हम लोग इसी के आगे चर्चा करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत अभी बाकी है और हम लोग चर्चा करेंगे, और कल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। आरबी सर का जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही सरल पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आप लोगों को, लगातार देखते रहिए और विश्वास मानिए आप लोग मैथ में बहुत अच्छा करेंगे। और आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग सहयोग करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथियों बस यही कहना चाहूँगा, जय हिंद साथियों।